कैलाश जी के परिवार में पत्नी कांता, बेटी कल्पना, बेटा हरीश और बहू चेतना है। कैलाश जी का कपड़े का दुकान है जो बाप बेटा मिलके संभालते हैं। बहू, तुम कपड़े धोने जा रही हो क्या? कांता जी ने चेतना को कपड़ों का टब हाथ में पकड़े हुए देखकर पूछा। हाँ मम्मी जी, चेतना ने ड्राइंग रूम का सोफा कवर उतारते हुए कहा। मेरे कमरे की चादर और मेरी कल पहनी हुई कपड़े भी ले लेना, कांता जी ने टीवी देखते देखते ही कहा। भाभी जी, मेरी भी 2-3 ड्रेसेस है, वो भी ले लेना, ननद कल्पना ने बेफिक्रे से मोबाइल चलाते हुए कहा। जी दीदी, कहने को तो कह दिया चेतना ने, लेकिन एक बार को तो मन मचल ही गया कि जब से वो ब्याह करके इस घर में आई तब से तो रोज यही होता आ रहा है। सासू माँ सुबह का नाश्ता करके रिमोट पकड़कर टीवी देखने बैठ जाती है और ननद मोबाइल पकड़कर। ननद की आजकल कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, फिर भी वो चेतना को कुछ मदद नहीं करती थी, और अगर छुट्टियां ना हो तब तो ननद को कुछ मदद कर दे इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ससुर कैलाश जी और पति हरीश भी सुबह सुबह नाश्ता पानी करके दुकान पर चले जाते और चेतना कोल्हू की बेल की तरह सुबह से लेकर शाम तक घर के कामों में ही जुटी रहती, क्योंकि काम भी 5 जनों का था। लेकिन जरा भी तरस नहीं आता इन माँ बेटी को चेतना के ऊपर, और दोनों ही जब देखो तब बैठे बैठे हुक्म चलाया करती। चेतना सास और ननद की बात भी नहीं काट पाती थी, क्योंकि उसके माँ बाप ने सिखाया था कि ससुराल में सबको खुश रखोगी तभी तुम खुश रह पाएगी, वरना सब लोग हमारे ही संस्कारों पर उंगली उठाएंगे। माँ बाप के संस्कारों पर कोई भी उंगली ना उठाए, बस इसीलिए वो दिन ब दिन बलि का बकरा बनती चली जा रही थी। जब से चेतना ब्याह कर इस घर में आई तब से पूरे घर की जिम्मेदारी उसके ही कंधे पर आ गई थी। यहाँ तक कि कभी कभी तो काम के चक्कर में उसको नाश्ता करने का भी मौका नहीं मिल पाता और वो बिना नाश्ते किए ही रह जाती। फिर दोपहर का खाना भी सबको खिलाने के बाद ही उसके खाने का प्रावधान बना रखा था कांता जी ने, और तब तक उसकी भूख लगभग समाप्त हो ही जाती थी, क्योंकि अगर भूख लगने पर ना खाओ तो भूख भी शांत हो ही जाती है। बीते 10-15 दिनों से चेतना बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रही थी। उसको बार बार महसूस हो रहा था कि उसको चक्कर सी आ रही है। वो कैसे न कैसे खुद को संभाल रही थी। एक दिन वो चक्कर खाकर रसोई में गिरने ही लगी थी। ये तो गनीमत थी कि उस समय हरीश चाय लेने रसोई में आया हुआ था। क्या हुआ चेतना? हरीश ने उसको अपने मजबूत बाहों में थाम लिया। कुछ नहीं जी, बस थोड़ा चक्कर सा आ गया। चेतना ने बहुत संभलने की कोशिश की, लेकिन ना संभल पाई। वो हरीश की बाहों में झूल ही गई। कुछ नहीं कैसे? ऐसे कैसे तुम्हें चक्कर आ गया? चलो कमरे में आराम करो, बहुत ज़्यादा काम करती हो। हरीश ने चेतना का हाथ पकड़कर कहा। अरे नहीं गगन जी, अभी बहुत सारा काम बाकी है। अगर मम्मी जी को चाय नहीं मिलेगी तो वो अभी गुस्साने लगेगी, चेतना घबराते हुए बोली। चेतना, पहले चलो आराम करो, कमरे में बनती रहेगी चाय वाय। अभी हरीश ये कह रहा था कि चेतना बेहोश हो गई। हरीश ने किसी तरह उसको कमरे तक लेकर आया और घबराते हुए वहाँ कांता जी को आवाज़ लगाने लगा। अभी कैलाश जी भी घर पर ही थे। कांता जी से पहले कैलाश जी उसके कमरे पहुँच गए। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? हरीश की आवाज़ की घबराहट से कैलाश जी घबरा कर बोले। देखिए ना पापा, पता नहीं चेतना को क्या हो गया है, रसोई में चक्कर खाकर बेहोश हो गई। इतना कहकर हरीश डॉक्टर को फ़ोन करने लगा। अरे
क्यों इतना चिल्ला रहे हो? ये सब बहुओं के चौंचले हैं कि काम ना करना पड़े। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, कांता जी चिनचिनाते हुए बोली, क्योंकि यह समय उनका चाय पीने का था। उनको बहुत ज़ोर से चाय की तलब लग रही थी। उनको तो सिर्फ चाय से मतलब था, बहू के परेशानियों से बिल्कुल भी नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो तुम कांता? तुम्हारा दिमाग सही है या नहीं? बहू बेहोश हो गई है और तुम चौंचलेबाजी का नाम दे रही हो। कुछ तो शर्म करो। बूढ़ी हो गई हो, लेकिन पता नहीं तुमको कब अकल आएगी। कैलाश जी चिल्ला कर बोले। तब तक डॉक्टर विनीत भी वहाँ पहुँच जाते हैं। डॉक्टर विनीत पड़ोस में ही रहते थे। वो एक तरफ से उनके फैमिली डॉक्टर भी थे। आते ही डॉक्टर ने चेतना का चेकअप शुरू कर दिया। देखिए, ये तो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर लग रही है, डॉक्टर ने चिंतित स्वर से कहा। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे घर में तो खाने पीने की कोई कमी नहीं है और किसी प्रकार का कोई बंधन भी नहीं। कैलाश जी ने डॉक्टर की बात सुनकर चिंतित होते हुए बोले, देखिए कैलाश जी, मैं खाने पीने की कमी की बात नहीं कर रहा हूँ। बहू की हालत ये बयां कर रही है कि ये समय से बिल्कुल भी नहीं खाती पीती, इसलिए शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर लग रही है। मैं अभी एक इंजेक्शन दे रहा हूँ और इनको थोड़ी देर आराम से सोने दीजिएगा। जब होश आए तो गर्मा गर्म कुछ पिला देना। मैं फिर शाम को आकर चेकअप करूँगा। इतना कहकर डॉक्टर चले गए। डॉक्टर के साथ सब लोग कमरे के बाहर आ गए, लेकिन हरीश वहीं चेतना के पास कमरे में ही रुक गया। उसको तो चेतना के इस तरह बेहोश होने से बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि बहू की ऐसी हालत कैसी हो गई। आखिर कहाँ कमी रह गई बहू की देखभाल में? वो तो उसको बिल्कुल अपने बच्चे के समान ही स्नेह देते हैं और चेतना भी पापा जी कहकर आगे पीछे घूमती रहती है। लेकिन कुछ बात तो जरूर है जिससे वो अनभिज्ञ है। कैलाश जी तो बहुत ही चिंतित लग रहे थे। इधर कांता जी के ऊपर यह सबका कोई खास असर नहीं पड़ रहा था और उन्होंने फटाफट अपने लिए चाय बनाई और पीने बैठ गई। थोड़ी देर बाद हरीश कमरे से बाहर आकर बोला, पापा, चेतना को होश आ गया है। कैलाश जी तुरंत कमरे में पहुंच गए। ससुर कैलाश जी को सामने देखकर चेतना उठकर बैठने लगी। लेटी रहो बेटा, लेकिन बेटा मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत हुई कैसे? घर में तो किसी प्रकार के खाने पीने की कोई कमी तो है नहीं। कैलाश जी ने कल्पना से बड़े दुलार से पूछा। अरे काहे को आप उसके पीछे पड़े हो गया होगा अचानक कुछ, अब तो ठीक हो गई है ना? तब तक कांता जी भी पीछे से कमरे में पहुंच गई थी। तुम चुप रहो, कैलाश जी अपनी पत्नी कांता को डांटते हुए बोले। बहू मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ कि तुम अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती हो। कैसे तुम इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गई? चेतना ने डरते हुए कांता जी की तरफ देखा। तुम बिल्कुल भी डरो मत बहू, साफ साफ बताओ कि क्या बात है? कैलाश जी ने चेतना को मानसिक सहानुभूति दिखाते हुए कहा। पापा जी, कभी कभी काम की इतनी अधिकता हो जाती है कि सुबह का नाश्ता तो छोड़ ही दीजिए, चाय तक भी पीने का मौका नहीं मिल पाता है। और फिर दोपहर में भी सबके खाने के बाद ही खाने बैठती हूँ, तब तक भूख भी जैसे ख़त्म ही हो जाती है। और कभी अकेले बैठकर खाया नहीं तो इसी वजह से खाना और भी अच्छा नहीं लगता। चेतना ये सब कहते हुए बहुत डर रही थी।
तुम क्या करती हो दिन भर? और तुम्हारी वो लाडली जो अभी तक सो रही है, क्या वो भी बहू का काम में हाथ नहीं बटा सकती? कैलाश जी ने पत्नी कांता की तरफ तिरछी नजर से देखते हुए कहा। अब क्या मैं बहू के आने के बाद भी काम करूंगी? और कल्पना क्या काम करेगी? यहाँ पर है तो आराम ही कर ले, ससुराल जाकर तो उसको काम करना ही है। कांता जी सफाई देते हुए बोली। तो क्या तुम लोगों ने बहू को काम करने की मशीन समझ रखा है? और काम का तो छोड़ भी दो, तुम लोगों से तो यह भी नहीं होता कि बहू के खाने पीने का ही ख्याल रख लो कि उसने समय से कुछ खाया पिया भी है या नहीं। अपनी बिटिया के पीछे तो थाली लेकर दिन भर दौड़ती रहती हो। कल को अगर यही हाल हमारी अपनी बेटी के साथ भी हो जाए तो तुम यही सब बोलोगी क्या? आज के बाद यह सब मुझको बिल्कुल भी सुनने को नहीं मिले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समधी जी से मैंने कितने भरोसे के साथ कहा था कि बहू को अपनी बिटिया बनाकर रखूंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं बहू से आंखें नहीं मिला पा रहा हूँ। कैलाश जी बहुत ज़्यादा नाराज लग रहे थे। पापा, आप चिंता मत करिए, आज से चेतना का ख्याल मैं खुद रखूंगा। गलती मेरी है जो मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं रखा। आज से मैं उसको अपने साथ ही बिठाकर खिलाऊंगा पिलाऊंगा। मुझको तो चेतना की हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जीवन साथी बनाकर लाया हूँ तो जिम्मेदारी भी मेरी है। हरीश अभी भी चेतना के पास बैठा हुआ उसका सिर सहला रहा था। चेतना तो अपने पति और ससुर का प्यार देखकर बिल्कुल अभिभूत ही हो गई। कैलाश जी के बातों का असर कांता जी में भी दिख गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से ऐसी गलती मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगी। और बहू, तुम भी मुझको माफ़ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम सभी लोग साथ ही बैठकर खाएंगे पिएंगे। कांता जी सचमुच शर्मिंदा हो गई और चेतना का सिर सहलाते हुए बोली, क्योंकि गलती तो उनकी थी ही। मम्मी जी, गलती तो कहीं ना कहीं मेरी भी थी। मुझको खुद अपना ख्याल रखना चाहिए था। जानबूझकर ऐसी नादानी कर डाली मैंने। चेतना ने कांता जी का हाथ पकड़कर कहा, अब चुपचाप थोड़ी देर लेटो, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। डॉक्टर ने भी कहा था कि होश में आने के बाद कुछ पिला देना, आराम मिल जाएगा। कांता जी चेतना का हाथ हटाकर बोली और फटाफट जाकर दूध गर्म कर लाई। बहू, अब तुम थोड़े दिन आराम करो और घर के काम पहले की ही तरह कांता ही संभाल लेंगी। कैलाश जी ने कहा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम्हारे पापा जी, थोड़े दिन आराम कर लो, फिर सास बहू दोनों मिलकर घर का काम निपटाएंगे। कांता जी घर के काम संभालने के लिए उठ खड़ी हुई और चेतना भी अपने प्रति सबकी फिक्र देखकर मुस्कुरा दी। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।